कि अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ दिए, एल्किल हैलाइड में मोनो हैलाइड पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। मोनो हैलाइड बाद डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड भी पढ़ना है, लेकिन पहले मोनो हैलाइड में एल्किल मोनो हैलाइड, एरिल मोनो हैलाइड, ये दोनों पढ़ने। एरिल मतलब जब हम बेंजीन के ग्रुप में बेंजीन में हैलोजन लगा देंगे ClBrI तो उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा, तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग डाई हैलाइड ट्राई हैलाइड करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में मोनो हैलाइड ही है। मोनो हैलाइड, एल्किल मोनो हैलाइड, एरिल मोनो हैलाइड, ये दोनों ही सिलेबस में है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो जो फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल क्लोराइड, फेनिल आयोडाइड, इसी केस में हम लोगों ने बात किया जब, तो ये स्थिति डेवलप हुई कि जब इसमें हम लोग ग्रुप लगाते हैं तब उसमें आर्थो मेटा पैरा पोजीशन बनती है। जैसे प्योर जो बेंजीन आपकी है, जो बेंजीन होती है, उस बेंजीन में कोई आर्थोमेटा पैरा नहीं होता। आर्थोमेटा पैरा तब होगा जब उसमें अटैच्ड कोई ग्रुप लगाए जाएंगे। बिना ग्रुप को लगाए वहां पर कोई भी आर्थोमेटा पैरा पोजीशन नहीं बनती है, ओके। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब आप ये देखिए बेंजीन, ये बेंजीन में कोई पोजीशन फिक्स नहीं, आप कहीं पर भी वन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन कहीं लगा सकते हैं आप, ब्रोमीन यहाँ पर किसी पोजीशन पर आप लगा सकते हैं, तो जहां पर लगा दिया आपने उसके दोनों पोजीशन कहलाई आर्थो, फिर कहलाई मेटा, फिर पैरा। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन तब जब यहाँ पे ग्रुप लग गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ये बनाया, ग्रुप यहाँ लगा दिया, जब यहां लगा दिया तो ये आर्थो हो गया, ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऊपर लगाएंगे, ऊपर नीचे में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब सिमेट्रिकल केस है। बेंजीन में 6 की 6 पोजीशन सेम है, इनकी पोजीशन कोई डिफरेंस नहीं है। बेंजीन जैसे देख रहे आप, इसमें 6 पोजीशन है, 6 की 6 पोजीशन सेम है, जहां पर भी ग्रुप कोई लगा देंगे वही 1 नंबर कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई केस लिया, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए हमने ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन हमने यहाँ लगाया, अब ब्रोमीन ही मैंने यहाँ लगाया, ब्रोमीन ही मैंने यहाँ लगाया, 4 ब्रोमीन यहाँ लगे। देखिए जब 4 ब्रोमीन यहाँ लग गई तो आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कहीं स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत क्लोज है, तो इन्हीं तीनों में से कहीं नंबरिंग शुरू करेंगे, एक नंबर इसको नहीं देंगे, एक नंबर चाहे यहाँ दे, चाहे यहाँ दे, चाहे यहाँ दे। तो देखिए जैसे आपने एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, अब इसके अलावा देखिए ये दोनों पोजीशन आपकी आर्थो हो गई, ये मेटा है, ये पैरा, पैरा पर लग गया 2 आर्थो लगा, एक पैरा ऑलरेडी, तो 2 पैरा हो गई, 2 आर्थो हो गए, लेकिन एक को ले लेंगे कांस्टेंट, उसके बाद 2 आर्थो और पैरा बनेगा। आर्थो पैरा पोजीशन तब बनेगी जब कोई ग्रुप वहां पर अटैच हो जाएगा। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जब आप लोग आईपीसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 6 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन, टेट्रा ब्रोमो बेंजीन, 1 2 4 6 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही आप देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ देखिए OH है,
तो जब OH लग जाता है तो ग्रुप का नाम है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। तो आप देखिए नंबर करिए 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए 3 ब्रोमो फिनॉल, 3 ब्रोमो फिनॉल। अब देखिए ये ब्रोमीन लगी हुई है, यहाँ COOH लगा है। जब COH लगाते हैं तो उसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ही रहेगा, बस यहाँ ब्रोमो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये इसके नॉमेनक्लेचर की कंडीशन है कि हम लोग ऐसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये आपका एरियल हैलाइड, इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड की प्रिपरेशन। तो अब आप एरियल हैलाइड की प्रिपरेशन के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जहां पर भी डायरेक्ट हैलोजिनेशन की कंडीशन है, बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन में आपने पहली प्रोसेस की पूरी मैकेनिज्म भी सीखी है, फिर साफ हो जाएंगे। नंबर 1 है फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन। आपको याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपने देखा था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन। जो हैलोजिनेशन की प्रोसेस है वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसी होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे होती है। प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड, नीचे है डायरेक्ट क्या लिखे सर? डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे। ओके सर, ओके। डायरेक्ट हैलोजिनेशन में ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर Cl2 Br2 I2 H2 आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये H2 रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ चाहे एनहाइड्रस AlCl3 यूज करिए, चाहे एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, चाहे जो यूज करिए, दोनों ही लुईस एसिड है। आप यूज करेंगे, यहाँ पे हेलोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, प्लस HCl निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है, ये क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जो इसकी मैकेनिज्म है, वो आप समझ रहे हैं। जैसे पहले स्टेप पे क्या होता है, ये स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रीजन। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रीजन। अटैकिंग रीजन में बात हो रही है, गलत बात है बेटा। प्राची म्यूट करो। फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रीजन देखिए, ये Cl2 है,
इस पर AlCl3 का अटैक होगा। देखिए ये AlCl3 है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे ब्रेक होता है, ये इससे अटैच हो जाता है। देखिए तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस, ये क्या है आपका, ये फ्लोरोनियम आयन, फ्लोरोनियम आयन, फ्लोरोनियम आयन। जैसे ये हेलोनियम आयन बनेगा, तो हेलोनियम आयन जैसी कंडीशन है। ठीक है, स्टेप 1 आप इसको कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अटैकिंग रीजन, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल के बनने के बाद सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन का एक मेन स्टेप है, उस स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। माध्यमिक यौगिक जो बनता है उसकी फॉर्मेशन है। अब माध्यमिक यौगिक का मतलब है कि इंटरमीडिएट शब्द जब आता है तो उसमें सबसे स्टेबल कंपाउंड बनता है। जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्शन होती है वाया फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट। सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होकर के ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। आप देखिए ये बेंजीन है, यहां पर हम लोग बॉन्ड से सीखेंगे। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड को लेकर के ही इस रिएक्शन को सीखेंगे। यहां पर Cl प्लस, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जाएगी, तो जाएगी, देखिए क्या बनेगा, यहां पर किसी साइड पे कहीं पर भी आप कर सकते हैं। देखिए ये पोलराइजेशन हुआ, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां प्लस, जहां पहुंचा वहां माइनस। ये डबल बॉन्ड बीच का ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो इसी माइनस वाले पर Cl और H, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ ब्रैकेट लगा। यहाँ हम इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पर माइनस डेल, यहाँ प्लस डेल, देखिए, और इसके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ Cl और ये H, 2 स्ट्रक्चर हो गए। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बॉन्ड है देखिए, ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक डेल दिखाएंगे, प्लस डेल माइनस डेल। ये प्लस और माइनस मिलाकर क्या बना देगा, बॉन्ड। यहाँ प्लस चार्ज चला जाएगा, देखिए प्लस चार्ज यहाँ गया, एक बॉन्ड यहाँ प्रिपेयर हो गया, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ Cl है, यहाँ H। ये 3 स्ट्रक्चर आपके बन गए। कितने? 3 स्ट्रक्चर बन गए। इसके बाद एक इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर इन तीनों स्ट्रक्चर को दे करके ये माना जाता है कि देखिए जब 3 बॉन्ड थे, 3 डबल बॉन्ड थे, तो ये तीनों डबल बॉन्ड पूरे कार्बन पे पोलराइज थे, 6 कार्बन पे। अगर 2 बॉन्ड बचा तो इसका मतलब उसका पोलराइजेशन 4 कार्बन पे है। किस पर है? 4 कार्बन पे। आप 4 कार्बन पे से काउंटर इसकी सर्किल दिखा दीजिए। 4 कार्बन पे इसकी सर्किल है, ठीक है, 4 कार्बन पे सर्किल है। और यहां पर प्लस चार्ज आ गया बीच में, देखिए यहाँ Cl, यहाँ H, ये बन गया। ये आपका इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है, इंटरमीडिएट है। और जो रिजोनेंस हाइब्रिड होती है
उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। जिसके पास एनर्जी सबसे कम होती है उसी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हैविंग लेस एनर्जी एंड ये मोर स्टेबल, यहां जितने भी हैं इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इसके पास एनर्जी सबसे कम है और स्टेबिलिटी इसके पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप 3, स्टेप थर्ड में देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आप देखिए, ये आपके पास है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पे लोकलाइजेशन था, 4 कार्बन पे, और यहाँ पर AlCl4 माइनस इसका क्लोरीन देने आएगा। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के चला जाएगा। देखिए ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा प्लस ये Cl प्लस AlCl3, ये क्लोरीन ये आपकी फ्री रेडिकल, ये आपकी फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक, दो प्रकार सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन, किसी को प्रॉब्लम इसमें? सर ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है डाइजोनियम साल्ट से, फ्रॉम डाइजोनियम। देखिए पहले डाइजोनियम बनाइए। डाइजोनियम कंडीशन, डाइजोनियम बहुत रीति होती है। डाइजोनियम बनने के बाद बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। जब डाइजोनियम साल्ट बना लेते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनाने के बाद नंबर 2 फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट जब बनाते हैं तो यहां पर लेते हैं एनिलीन को। देखिए ये बेंजीन है, यहां पर NH2 लगा देंगे, ये हो जाएगी एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराइए, NaNO2 और HCl से कराइए। ये रिएक्शन बहुत हीट नहीं करनी पड़ती और यहां बन जाता है आपका N2 प्लस Cl माइनस। ये आपका डाइजोनियम क्लोराइड है प्लस H2O बन जाएगा प्लस NaCl निकल जाएगा। ये डाइजोनियम क्लोराइड जब बन जाती है आपकी, तो डाइजोनियम बन जाने के बाद ये रिएक्शन आसान हो जाती है। जैसे डाइजोनियम बन जाएगी, आप इसको हीट कर देंगे तो आपका बन जाएगा। तो नंबर ए रिएक्शन है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। नंबर ए सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, केवल यहां पर CuCl इस्तेमाल करते हैं। क्या बेटा? नहीं हम क्लास में बात करते हैं, हम क्लास में बात कर रहे हैं।
तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, जहां पर आपका डाइजोनियम बन गया, इसी डाइजोनियम रिएक्शन CuCl CuVr जिससे भी आप करा देंगे, यहाँ पर वो उसकी वाली हैलाइड बन जाएगी। जैसे आप देखिए, आपने बता दिया ये हमारे पास बन गया डाइजोनियम साल्ट N2+Cl-। अगर आप यहाँ रिएक्शन करा दीजिए CuCl की प्रेजेंस में HCl CuCl की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ केवल Cl अटैच हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Cl, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये रिएक्शन होती है। अगर आप यहाँ पर Br लगा दीजिए, देखिए ये N2+Cl- या Br- जो 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 भी हैलाइड यहाँ इस्तेमाल होती है Br-, और यहाँ पर आप CuBr इस्तेमाल कर लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ HBr इस्तेमाल कर लीजिए, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगी, प्लस N2 निकल जाएगा। इट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, नंबर बी फॉर आयोडाइड। जब आयोडाइड बनाएंगे, फॉर आयोडाइड, तो आयोडाइड आप जानते हैं आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये देखिए आपका डाइजोनियम है N2+, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप Ki से करा देंगे, तो यहाँ पर आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये आयोडोबेंजीन। नंबर सी फॉर फ्लोराइड। अगर मान लीजिए आप फ्लोराइड को यूज करते हैं, देखिए फ्लोराइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, यहाँ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पास डाइजोनियम साल्ट है N2+Cl-, इसकी रिएक्शन HBF4 से करा देते हैं। जब ये रिएक्शन HBF4 से कराते हैं, तो पहली तो कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर ये N2 के साथ में BF4 ऐड हो जाता है, प्लस और ये माइनस पहले स्टेप में, तो ये एडजस्टमेंट होगा। लेकिन जैसे आप इसको हीट करेंगे, जैसे ही आप इसको हीट करते हैं और थोड़ा सा, तो वैसे ही ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस N2 बन जाता है और BF3 बन जाती है। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर देखिए KF KCl ये सब नहीं लिया गया, यहाँ पर HBF4 लिया गया। नेक्स्ट नंबर 3। अब देखिए, जैसे आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा था कि हम लोगों ने सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज किया था। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में हम लोगों ने सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज किया था, वैसे ही यहाँ पर सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यूज कर लेंगे, तो वहां पर बन जाएगा नंबर 2 फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। आप देखिए, बेंजोइक एसिड तो सिल्वर साल्ट ले लेंगे, तो जैसे हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में बनाया था, वो रिएक्शन थी हुन्स-डीकर रिएक्शन। आप देखिए, ये बेंजीन है COOAG, इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई गई थी Br2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4।
एल्किल हैलाइड में भी हम लोगों ने इसको यूज किया था। अंतर क्या था, यहाँ पर CH3 ले लिया था, देखिए क्या बन गया, यहाँ पर AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, ब्रोमीन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, प्लस AgBr बन जाएगा और प्लस CO2 निकल जाएगा। ये है आपकी ब्रोमोबेंजीन। ये हुंस-डीकर रिएक्शन है, यहाँ पर Br और Cl दोनों के रिएजेंट बनते हैं, बस अंतर क्या है कि Br वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। और जब हुंस-डीकर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर Br2 या Cl2, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है Cl2 बहुत कम होती है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2 इज वेरी लो। यहाँ जो कंसंट्रेशन फॉर्मेशन की है, वहां पर Cl वाले की कंसंट्रेशन बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है। जब बहुत कम बनती है तो क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये सब इसमें देखिए बेसिकली रिएक्शन थी। और यहाँ पर जब क्लोरीन का बनाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही आप बेंजीन से डायरेक्ट बना सकते हैं। एक बेसिक रिएक्शन बनाने की यही सब ज्यादा थी। अब आपके पास एक रिएक्शन और है फ्रॉम बेंजीन, नंबर 4। फ्रॉम बेंजीन। अब देखिए जो बेंजीन से रिएक्शन कराई जाती है तो वहां पर जैसे आप लेते हैं ना, या Cl ले लिया आप, लेते हैं Cl साथ बंद हो जाती है, लेकिन वहां पर आपको ऑक्सीजन यूज करनी पड़ती है। देखिए आपने ले लिया C6H6 प्लस HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। ये CuCl2 साथ रिएक्शन करके इसको हीट कर दीजिए, यहाँ 2HCl इस्तेमाल होती है और आग बन जाएगा Cl प्लस H2O। सबको 2 कर लीजिए तो भाग बैलेंस हो जाएगा। आप इसको 2 कर दीजिए, आप इसको 2 कर दीजिए, आप इसको बैलेंस हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो फिजिकली आपकी क्लोरोबेंजीन, आपकी ब्रोमोबेंजीन दिखेगी कैसे। एल्किल हैलाइड और फेनिल हैलाइड, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब आप जान रहे हैं कि एल्किल हैलाइड और फेनिल हैलाइड में मॉलिक्यूलर वेट का भी डिफरेंस है, तो उनकी दोनों की कंपैरिजन आपस में ना होकर के अलग अलग है। आप जान रहे हैं फिजिकली कंडीशन में जैसे एल्किल हैलाइड था वैसे इसका कंडीशन है। और वहां यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है उसमें पैरा और आर्थो, उसमें सब में डिफरेंसेस हैं। देखिए जैसे आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो पैरा की है। जैसे आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो कंडीशन है, एक होता है बॉयल हो जाना, एक होता है मेल्ट हो जाना। तो जो यहाँ पर बाकी चीज सेम है, मतलब आप सोचिए नंबर 1 की कंडीशन है कि आप कर सकते हैं कि लोअर मेंबर्स गैसेस एंड अदर्स आर लिक्विड। सब ज्यादा जरूरी है इसका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इसका आर्थो, पैरा, देन मेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पैरा, देन आर्थो,
देन मेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा आर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। ठीक है, जैसे जहां पर हेलोजन लगा रहता है, जहां पर भी हेलोजन लगा है उसके जस्ट बाद की दोनों पोजीशन आर्थो है, उसके बाद की पोजीशन पैरा है, सॉरी मेटा है, फिर आमने सामने पोजीशन पैरा है। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर आर्थो का, फिर मेटा का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आर्थो की। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ले लिए एक ब्रोमोबेंजीन, यहाँ देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होगा। देखिए एक ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ लगी हुई है, देखिए दूसरी ब्रोमीन। एक केस ले लिया मैंने जहां पर एक ब्रोमीन यहाँ है, दूसरी वाली यहाँ है, दो हो गई। तीसरा हमने ले लिया, ब्रोमीन यहाँ हो गई और एक ब्रोमीन यहाँ हो गई। ये देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस ए बी और सी में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिए, एक चीज तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों सेम है, मॉलिक्यूलर वेट तीनों का एकदम सेम है। जहां मॉलिक्यूलर वेट सेम है वहां पर इस प्रोसेस को यूज करेंगे। देखिए पहले तो समझ लीजिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जब आपको लगे कि दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड हमको ऐसे दिए गए हैं जहां पर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर वेट में अंतर नहीं है, वो अणु वही है कि उसको देखने का तरीका अलग है। आप देखिए दो ब्रोमीन यहाँ पे बेंजीन साथ है, दो ब्रोमीन यहाँ बेंजीन साथ है, दो ब्रोमीन बेंजीन साथ यहाँ पे, तीनों सेम है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर है, इसका आर्थो पर है, यहाँ मेटा पर है, यहाँ पैरा पर है। ठीक है, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ये देखिए ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अब इस केस में समझ रहे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? पैरा। तो पहला सी के बाद ए के बाद बी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम लोग यही बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होते, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होते तो बॉइलिंग पॉइंट किसका समझ आता होता? ए के बाद सी, देन बी। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप अणुभार को बढ़ाते जाएंगे, अगर आप अणुभार को बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट वहां पर लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपको यह लगे कि यहाँ पर कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा है, कंपाउंड वही है, यौगिक वही है, उसका अणुभार उतना ही आएगा, उसका अणुभार उतना ही आएगा जितना है, तो क्या करेंगे? तब आप वहां पर चेक करेंगे कि इसमें हम देख लें कि इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर में फिर आप ढूंढ लेंगे कि आर्थो कौन सा है, मेटा कौन सा है, पैरा कौन सा है, और उस बेसिस पर हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो हमने बता दिया आपको कि अगर फेनिल हैलाइड है, अगर फेनिल हैलाइड है तो वहां पर आपको आर्थो मेटा पैरा के ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आर्थो पैरा मेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पैरा आर्थो मेटा, ये ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर के बेसिस पर आप इसके आंसर दिया करिए। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस कंडीशन पे आप समझ लीजिए कि जो आपका फेनिल हैलाइड है, फेनिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, इन दोनों में कहाँ डिफरेंसेस है। जैसे आप समझिए जो फेनिल हैलाइड है वो एक तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगी, रिजोनेंस के आधार पर उसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। रिजोनेंस एक ऐसी फिनोमेना होती है, आप समझ जाओगे कि मैं रिजोनेंस बारे बोल रहा हूं, जो अनुनाद होती है,
रिजोनेंस। रिजोनेंस शब्द आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। रिजोनेंस का एक वर्ड है, केवल समझिए। रिजोनेंस मतलब है कि जब आपको दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाएं जहां पर आपको देखने को मिले कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एक स्ट्रक्चर उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहा है। ऐसा कंपाउंड जिसमें उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जब एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो उन कंपाउंड में रिजोनेंस होता है, और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहलाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं का मतलब हुआ कि वे संरचनाएं जिनकी सहायता से किसी एक कंपाउंड के बारे में उसके पूरे गुण बताए जा रहे हैं। जैसे आपने बेंजीन को देखा, तो बेंजीन में आपने देखा ना कि हमने जहां पर इस्तेमाल किया कि ये डबल बॉन्ड। अब देखिए बेंजीन के बारे में मैंने बताया ना कि ये बेंजीन है। अब बेंजीन को आप देखते हैं कि आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, अवस्था पढ़ने पर हम लोग बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं। अब ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्साट्राईइन है, ये बेंजीन नहीं है। लेकिन रिएक्शन के दौरान जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे तो चूंकि इस सर्किल से हम लोग रिएक्शन को नहीं पढ़ पाते, इस सर्किल से हम लोग रिएक्शन को नहीं पढ़ पाते, हम लोग रिएक्शन को पढ़ने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन का काम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी संरचना तक आने के लिए इसमें 3 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वो सभी स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।